बच्चों आप सभी को पता है कि क्रैश कोर्स की क्लासेस प्रॉपरली आपकी फिजिक्स की चल रही हैं। अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की, तो बच्चों इसमें हम लोग पढ़ रहे थे विभव मापी के बारे में आपको बताना था। मैंने किरचॉफ के नियम बताए, विद्युत सेल बताया, इससे संबंधित अनुगमन वेग बताया, वैद्युत प्रतिरोध बताए, मतलब बहुत सारी बातों के बारे में आपको बताया जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने सभी टॉपिक पढ़े हैं तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। अगर आप एक दिन क्लास करते हैं फिर दूसरे दिन मिस कर देते हैं, एक दिन नहीं समझ में आया तो आप छोड़ देते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं बच्चों तो ये आपके लिए नुकसान वाला बात है। इसलिए बच्चों मैं चाहता हूं जब आपने फुल कोर्स नहीं पढ़ा है, केवल क्रैश कोर्स पे डिपेंडेंट है, तो कुछ बातें आपको समझ में कम आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये 12th का सिलेबस है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप छोटी क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हो। 12th में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डेरिवेशन होते हैं। अगर फिजिक्स की बात करें तो आपको बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ नहीं समझ में आती हैं तो आप उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर लिख नहीं रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वास्तव में बच्चों हर एक के पास नींद आती है, हर किसी को खेलना होता है, हर किसी को घूमना पसंद है, किसी को भी इस उम्र में पढ़ने का शौक नहीं होता है। जिस उम्र में आप हो किसी को भी नहीं होता है, 1-2% बच्चों को होता है। लेकिन बच्चों कई ऐसे बच्चे, लगभग 8 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन उन 10% अंकों में, 10% बच्चों में आप कैसे शामिल होगे? वही कि आप अंतिम दिनों में बिल्कुल पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करें तब। बच्चों अंतिम दिनों में आप इधर उधर भटके नहीं, सिर्फ जो बताया जा रहा है कंटेंट उसे पढ़ते जाएं, उसे लिखते जाएं, समझते जाएं, ठीक है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का। जय श्री राम, राधे राधे। आज प्यारे बच्चों मैं क्लास लेने वाला हूं यूट्यूब पर आपकी न्यूमेरिकल की क्लास, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वर्ष क्योंकि जैसा कि सेंटअप एग्जाम हुआ है बच्चों, उसमें से क्वेश्चन कहां से रख दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी रख दिया था, जिससे बच्चे ऑप्शनल था कि 6 में से 3 करना था तो कर लिए, लेकिन उसमें से एक न्यूमेरिकल भी दे दिया। 30 शॉर्ट क्वेश्चन में 10 बनाने थे तो चलो थ्योरी वाले लिख लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर न्यूमेरिकल की संख्या ज्यादा कर दी तब आप क्या करोगे? तो आपको आने चाहिए। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बच्चों आपको समय समय पर सीखते रहना है। तो आज यूट्यूब पर न्यूमेरिकल की क्लास होगी, आप सभी को जुड़ना है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में भी यहां पर भी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था उसको बताएंगे। अभी तक मैंने बाबू आप सभी को इस चैप्टर में बता दिया है कि किरचॉफ के नियम क्या है, कितने बच्चों को याद है? किरचॉफ के नियम क्या है, कितने बच्चों को याद है? बता दीजिए बाबू, सभी को लगभग याद होगा। किरचॉफ के नियम 2 ठो कौन से हैं? एक तो है, सर आपको बताने की अब जरूरत नहीं है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये पहला नियम है, और दूसरा नियम है सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इसे ही बाबू आप लोग ये भी लिख सकते हो, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। बोलो कहीं से कोई गलत नहीं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बन सकता है वो क्या बन सकता है टीपू सुल्तानो? इससे बन सकता है आवेश संरक्षण। ये मतलब इसे कौन सा नियम कहते हैं पहले वो याद रखो, इसे संधि का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। यह किसके संरक्षण पर आधारित है? तो यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसे क्या कहते हैं बाबू? तो इसे विभव का नियम कहते हैं, इसे विभव का नियम कहते हैं। और विभव का नियम किस पर आधारित है, किसके संरक्षण पर? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। कल हमने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताया था। जी गुरुजी, आपने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में भी बताया था। व्हीटस्टोन सेतु कितने बच्चों को पता है? कल मैंने इस बारे में चर्चा की थी। व्हीटस्टोन सेतु, सर ये क्या होता है? एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, जिन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया, एक ऐसी युक्ति बनाई
जिसमें अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का काम क्या है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। क्या है? अज्ञात प्रतिरोध का मान, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना इसका काम है। कोई पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु काम क्या करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। इसका काम ही यही है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। बात समझ में आई? क्लियर? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना बच्चों। आज संविधान दिवस है। हाँ, आज बच्चों 26/11 का वो दिन जो आप सभी को याद नहीं, मतलब आप सभी के समय में तो नहीं रहा होगा, आप सभी को उतनी यादें नहीं होंगी उस चीज की, लेकिन मेरे समय में तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से घटना याद है होटल ताज की, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे। लगभग 250 280 से लोग अधिक मारे गए थे। होटल ताज में हमला हुआ था, पॉइंट नरीमन में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। 26/11 की घटना हम लोग उसे नहीं भूल सकते। आतंकवादियों ने किया था, जिसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था, जिसे 2013 में फांसी दी गई थी, और 2008 में शायद ये हमला हुआ था। ठीक है, और नहीं पता है तो जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी हमला जो था बहुत बड़ा हमला था। बॉम्बे के भीतर महाराष्ट्र में ताज होटल, जो सबसे बड़ी होटल है महाराष्ट्र की, जिसे आप लोग भी जानते होंगे, वो होटल में हमला हुआ था ना। अब मुझे याद है क्योंकि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाया करते थे, और उसी समय वो दौर हुआ करता था। 26/11 ये था, और इस समय एक प्रतियोगिता हुई थी, इसमें मैंने ये इस पर सॉन्ग भी गाया था। क्या कहते हैं, होटल ताज पर जो हमला हुआ था। मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, जितना याद आ रहा है ये नहीं कहना सर इसके आगे भूल गए आप, लेकिन ऐसे ही था कि नहीं अनजान इंडिया गई सब जान इंडिया, करतूत है ये पाकिस्तान की। पॉइंट नरीमन होटल ताज में हमला, शिवाजी टर्मिनल नए अंदाज में हमला। पॉइंट नरीमन होटल ताज में हमला, शिवाजी टर्मिनल नए अंदाज में हमला। राज ठाकरे के अटल राज में हमला, राज ठाकरे के अटल राज में हमला। चीखती दिरीहों के आवाज में हमला, नहीं अनजान इंडिया गई सब जान इंडिया, करतूत है ये पाकिस्तान की। ऐसा ही कुछ सब था। मुझे आगे की पंक्तियां नहीं याद आ रही, और ज्यादा समय भी नहीं, बस मैं चर्चा हो गई तो बता दिया, ज्यादा समय इस पर नहीं व्यतीत करना है। खैर, हाँ, ऐसा हमला जरूर है। मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, 26/11 के बारे में पढ़ना। ठीक है, 26/11 के बारे में आप लोग पढ़ना कि क्या घटना हुई थी। ठीक, आगे चलेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हीटस्टोन से तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसमें आपके पास युक्ति ऐसी होती है कि 2-3 प्रतिरोध आपको ज्ञात होते, P/Q बराबर R/S। इसमें से जो ये S है, ये बच्चों आपको ज्ञात नहीं होता कि इसका मान कितने ओम का है, ये प्रतिरोध कितने ओम का है, ये आपको ज्ञात नहीं होता है। इसे अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं, अज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं। इसका इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना होता है। ठीक है, चलो। तो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से बच्चों मीटर ब्रिज बनता है, मीटर सेतु। ठीक, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। आगे मैं आज पहले विभवमापी की सहायता से क्या यंत्र बनाए जा सकते हैं, क्योंकि विभवमापी के 2 उपयोग पूछ लेता है, तो उससे लघुत्तरीय प्रश्न भी क्लियर होगा और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी क्लियर होगा। आइए तो हल करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं विभवमापी
ठीक है। तो विभवमापी से 5 अंक का भी प्रश्न पूछता है। मैं ओवरऑल आज प्रश्न पहले नहीं लिख रहा हूं, पहले आपको मैं पूरी हेडिंग बता रहा हूं। 5 अंक का भी प्रश्न आता है या 2 अंक का प्रश्न ये आता है कि विभवमापी के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो वो सारी चीजें इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी, चाहे 5 अंक का पूछा जाए प्रश्न, चाहे 2 अंक का पूछा जाए। तो बच्चों विभवमापी पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग भी अपनी कॉपी में इस की हेडिंग डाल लीजिए, विभवमापी लिख लीजिए भाई। विभवमापी पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, ठीक, पोटेंशियोमीटर विभवमापी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई कि सर यहां पे नहीं समझ में आया। विभवमापी क्या है? विभवमापी आपको समझ में आ रहा है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यह एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से कई काम किए जाते हैं। फाइनली जिसका, जैसा कि इसका नाम है विभवमापी, तो विभव को मापता है, किसी भी वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। तो आइए सबसे पहले यही लिख देते हैं, क्या विभवमापी यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है, सबसे पहले यही लिख देते हैं, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ठीक है, विभवांतर ज्ञात किया जाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाए। बिल्कुल, जैसे आपके घरों पे देखा होगा भाई, वायरिंग है, सभी जगह धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच आप इसे जोड़ दोगे और फिर यह विभवांतर बता देगा कि भाई इस सिरे और इस सिरे के बीच का विभवांतर कितना है। तो यह एक प्रकार का यंत्र है। अब कैसा होता है आइए समझते हैं। पहले तो इसके अन्य उपयोग जान लेते हैं। इसके अन्य उपयोग बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे अगर ये पूछ लिया गया प्रश्न। इसके अन्य उपयोग, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है, अन्य उपयोग याद रखना। ये प्रश्न में पूछा जाता है 2 अंक में कि विभवमापी के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पहला, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में, विभवांतर ज्ञात करने में सबसे पहला तो यही हो गया। दूसरा हो गया किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, किसी सेल का, दूसरा हो गया किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, दूसरा हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तीसरा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में, 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में, प्रतिरोधों की तुलना करने में, 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, वाह भाई वाह, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, बलों की तुलना करने में, तुलना करने
में। अगला, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। सर कितने इसके अनुप्रयोग हैं? बस इतने ही। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, तो ये आपको याद रहेंगे तो इनमें से कोई दो तो लिख ही दोगे ना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर ज्ञात करने में, ज्ञात करने। ठीक है बाबू, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? ये एक पॉइंट था, ये दूसरा उपयोग, ये तीसरा उपयोग, ये चौथा उपयोग, ये पांचवा उपयोग। टोटल 5 उपयोग मैंने बता दिए। आप इनमें से कोई भी दो अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर प्रश्न में आता है कि विभव मापी के कोई दो उपयोग लिखें, हालांकि मैंने यहां प्रश्न नहीं लिखा है, लेकिन मैं जिक्र करके आपको बता दे रहा हूं। अगर प्रश्न लिखा होता तो आप ये बात लिखते। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी बच्चों, बिग फैन। ओके बच्चों, इतनी बात होगी विभव मापी की। अब विभव मापी बनता कैसे है, सबसे जरूरी चीज। आइए तो विभव मापी की हम लोग संरचना जानते हैं। तो हेडिंग होती है विभव मापी की संरचना। सीधे सीधे संरचना लिख दे रहा हूं। संरचना, ये कैसा बनता है, कंस्ट्रक्शन का काम इसका क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का इसमें काम क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक 5 से 10 मीटर लंबा एक तार होता है। तार तो हम इससे बना लेंगे, काहे लिए काम करें। ये देखो तार, बहुत सही गुरुजी, आपने बहुत अच्छा तरीका खोजा। ये 8 से 10 मीटर लंबा एक कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, जिसके 2 सिरे हैं बच्चा पार्टी। एक सिरा ये है ए और दूसरा सिरा है ये बी, जिसकी लंबाई टोटल है कैपिटल का एल। ये कितना मीटर लंबा है सर? तो 8 से 10 मीटर लंबा। अरे सर 8 से 10 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर विभव मापी, इतना तो मीटर हम लंबा कभी तार ही नहीं देखे। कोई भी डिवाइस हमारे घर में सर वोल्ट मीटर विभव मापी, अगर कोई मैकेनिक भी मापने आता है तो इतना, या स्टेपलाइजर जो होते हैं, स्टेप अपलाइजर जो आप लोग देखे होंगे, है ना, वो उसमें भी जो विभव मापी बताया करता है कि 250 वोल्टेज 300 वोल्टेज, वो भी इतने लंबे नहीं होते कि 10 मीटर लंबे हो। अगर तार 10 मीटर लंबा होगा तो बच्चों होता ये है कि जो ये 8 से 10 मीटर लंबा तार है, इसको ज़ूम 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 ऐसे मोड़ दिया जाता। मतलब एक के बाद एक पतला पतला तार होता है, ज़ूम 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 ऐसे घुमा दिया जाता है। नहीं तो पता लगे 10 मीटर लंबा तार हो, 10 लोग लिए चले जा रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, तो विभव मापी लेके जा रहे हैं उनके घर है ना। तो वो डिवाइस बच्चों तार वही उतना ही मीटर लंबा है, 8 से 10 मीटर लंबा ही होता है, बस उसे मोड़ दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में ऐसा ही फिगर बना हो, जो तार हो वो यहां पर ऐसे खूब बार ऐसे ऐसे 2-3 बार मोड़ के दिखाया गया हो, और उसके बाद जो मैं आगे जोड़ने वाला हूं वो आगे चीजें जोड़ी जाए। लेकिन मैंने यहां एक ही तार सीधे बना दिया ताकि आप लोगों को भी बनाने में आसानी हो और आप लोग भी सीख सके। ठीक है, तो समझोगे। तो यहां पर 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का ये तार होता है। ओके गुरुजी, इसके एक सिरे पर इसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से, एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरे को एक कुंजी जोड़ करके तथा एक विभव मापी जोड़ करके, एक कुंजी भी जोड़ेंगे तथा एक क्या जोड़ेंगे, विभव मापी भी जोड़ेंगे। एक कुंजी तथा एक विभव मापी जोड़ करके एक धारा नियंत्रक, इसे बच्चों बोलते हैं, ये कुंजी हो गई और इसे बोलेंगे धारा नियंत्रक। क्या बोलेंगे? धारा नियंत्रक, जिसे हम लोग रिहो स्टेट बोलते हैं। विभव नियंत्रक भी इसे बोला जाता है, RH से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं? RH। ये रिहो स्टेट होता है। ये कुंजी है, ये बैटरी है प्लस माइनस, बैटरी विभवांतर जिसका या सेल का विद्युत बैटरी विद्युत वाहक बल V या भी लिख दो V है।
बस इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। अब इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, इसकी भाषा कैसे लिखेंगे विभवमापी की? विभवमापी में हम लोग ये बोलेंगे कि विभवमापी में 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है जिसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरे को एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक लगा करके तार से जोड़ देते हैं। हो गया, इतनी ही लैंग्वेज इसकी लिखनी है। आइए मेरे साथ में लिख दीजिए, जैसा चित्र बनाया ठीक वैसे ही लैंग्वेज लिख दीजिए। क्या बाबू? कि विभवमापी में 8 से 10 मीटर लंबा, 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन, ये कैसी मिश्र धातु है, ठीक है। कांस्टेंटन कैसी धातु? मिश्र धातुएं होती हैं जो बहुत ज्यादा ताप होने पर भी इनका प्रतिरोध नहीं बढ़ता इतनी जल्दी। तो विभवमापी में 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का सर्वसम व्यास वाला तार होता है। ये सर्वसम क्या है? समान, सभी जगह समान व्यास वाला। तो सर्वसम व्यास वाला तार होता है, सर्वसम व्यास वाला तार होता है, सर्वसम व्यास वाला तार होता है जिसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से, जोड़ते हैं, बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। तार के दूसरे सिरे को एक धारा नियंत्रक आप देख रहे होंगे चित्र में, किसी ने देखा RH हमने जोड़ा है। एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी, धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। बैटरी के ऋण टर्मिनल या ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आपको चित्र बना देना है और इतनी लैंग्वेज लिख देनी है, संरचना आपकी पूरी हो गई। किसी को भी इस जगह से बात में दिक्कत हो तो बता दीजिए। सर, मेरे बड़े पापा के बेटे का शादी है, आज मैं किसी भी फंक्शन में नहीं गया, आप मना किए थे इसलिए। धन्यवाद बाबू, दिल से शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है इस बात को जान करके। अब दुख इस बात का हमें भी है कि आप अपने घर की शादी में नहीं शामिल हो पा रहे हैं ना, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस वर्ष के बाद कुछ ऐसे बहुत अवसर आएंगे जिनमें आपको जाने को मिलेगा और आपको खुशी होगी। इंटरमीडिएट में अच्छा करने के बाद आज मेरे पास बहुत सारे अवसर ऐसे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र के खुल गए हैं, जिसमें अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चों, जब आप लोग 12th करते हो ना, उसके बाद आपके दिमाग का विकास होता है। कहीं पर देखिएगा, अभी जब नेवी का फॉर्म भरिएगा, नेवी का फॉर्म फिलअप किए तो पता लगे यहाँ पर 80% से ज्यादा वाले लिए जा रहे हैं, आपका 78 है। काश कुछ और मेहनत किए होते। इतना कहीं पर आया कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो एलिजिबल होंगे वो 90% बच्चे वाले ही होंगे। काश 88% किए, काश और किए होते। तो ये चीजें रह जाती हैं मन में, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना एफर्ट पूरे ना डाल पाओ, कोई भी कमी ना रह पाए, शायद 2-4 बातें कहने से ही। भाई मैं कहता हूं, मुझसे बिहार के लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें अगर 10 बच्चे भी सुधरे तो बहुत अच्छा है, उनमें अगर 1000 बच्चे सुधरे भी बहुत अच्छा है, अगर बहुत पूरे सुधर जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत 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 खुशी होगी मुझे, है ना। अब आते हैं बच्चों, विभवमापी का सिद्धांत क्या है। ठीक है, सिद्धांत
तो हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत किसका, विभवमापी का। तो मैं पूरा टोटल लिख देता हूं, विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत। आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखिएगा किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। विभवमापी का सिद्धांत क्या है बच्चों? ये जो आप चित्र देख रहे हो, इसमें बैटरी के ऋण सिरे से धारा प्रवाहित होती है, यस और नो? बिल्कुल, सॉरी, धन सिरे से धारा प्रवाहित होगी, यस सर। तो इस तार में जब धारा प्रवाहित होती है, अगर धारा को नियत रखा जाए, क्या रखा जाए, नियत, कांस्टेंट, तो बच्चों उस दशा में क्या होता है कि तार के सिरों का जो विभवांतर होगा, इस तार के सिरों का जो भी विभवांतर होगा, ठीक है, वो लंबाई के, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो। क्या होगा, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसी बात को यहां पर लिखना पड़ेगा, यही सिद्धांत है विभवमापी का। क्या लिखेंगे कि यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि तार में, फिर से लिखना चाहूंगा, नियत धारा, यदि तार में नियत धारा, तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो तार के सिरों का विभवांतर, तार के सिरों का विभवांतर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तार उसके सिरों का जो बैटरी लगी हुई है उसका विभवांतर भी लंबाई L, कितनी, कैपिटल। तो यही तार लंबाई V अनुक्रमानुपाती कैपिटल L। जब बच्चों यही हो गया सिद्धांत, इसको तो याद ही रखेंगे, ऐसे इतना याद रखेंगे। अब अगर हम देखेंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो V बराबर, जब नियतांक यहां पर आएगा KL, यहां कैपिटल K एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। क्या है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जिसे विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। मैं सीधे लिख रहा हूं, विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात K बराबर V अपान में कैपिटल L, यहां पर लिख देंगे, अर्थात विभव प्रवणता K बराबर K = V अपान में L। बस इसमें यह भी आता है विभवमापी की सुग्राहिता, वो भी लिखते हैं, लेकिन मैं इतना ही बस विभवमापी का सिद्धांत, संरचना, आपको जितना उत्तर लिखना है मैं उतनी बातें बताऊंगा। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री जब भी रिवीजन में आते हैं तो भारी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर क्लास किए होंगे तो फिर भारी नहीं होगा बच्चों। रिवीजन की क्लासेस मैंने प्रॉपरली ली हैं। अगर आप अपने अंतरात्मा से बोलोगे कि सर ने क्लासेस कैसी कैसे करवाई हैं, आप पूरे मेरी फीडबैक लीजिए पीछे से लेकर के, फास्ट देखिए कि मैंने कब कब कैसे कैसे क्लासेस ली हैं, कब कब मैंने बीच बीच में, चाहे 50 ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 100 ऑब्जेक्टिव हो, 20 लघुत्तरी हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे मतलब कुछ भी, एनीथिंग, आप अगर फिजिक्स से, मटेरियल से रिलेटेड बात करोगे कि सर कंटेंट क्या क्या हमको दिया है, आप उस पर 1% उंगली उठा सकते हैं, लेकिन
10% नहीं, क्योंकि मैंने 90 to 95% अच्छा ही करने का प्रयास किया है, अपनी तरफ से जोर लगा करके कोशिश किया है। क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, साथ साथ रिवीजन की क्लासेस भी मैं ले रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट की हो रही हैं, टर्न टू टर्न। बहुत जगह ऐसा है बच्चों जहां पर क्रैश कोर्स की क्लासेस के चक्कर में ना, तो क्योंकि हर एक जगह पर, क्योंकि एजुकेशन जो है ना, रियल एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कहती कि बच्चों से जितना लिया गया हम उतना दें। रियल एजुकेशन ये कहती है कि हम बच्चों को जितना ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा दें। तो साथियों, आपको वास्तविक रूप में हम टॉपर की लिस्ट में ले जाना चाहते हैं, नहीं टॉपर तो 2 4 10 बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अधिकतम अंक तक पहुंचे, ये हमारे संस्थान का उद्देश्य है, ये अपने परिवार का उद्देश्य है। ठीक है, तो इमोशंस प्लस प्रैक्टिकल। इमोशंस यही है कि मैंने आपको कहा कि इस फंक्शन में जाना मना है तो आपने माना। प्रैक्टिकल ये है कि मैंने कहा सवाल लगाना है तो लगाना है, कल मुझे क्लास लेना है तो लेना है, कल 2 क्लास हो 4 क्लास हो, कल 2 घंटे की क्लास लेंगे तो लेंगे। अगर मैं इसमें भावनात्मक रूप से आ जाऊं कि नहीं ले पा रहा हूं तो इसका मतलब फिर मैं कमजोरी कर रहा हूं, फिर मैं कमी कर रहा हूं आपके प्रति, तो वो मिलावट हो गई। वो मिलावट बच्चों हर जगह होती है, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी एवं निष्ठा से आपको पढ़ाने के लिए वचनबद्ध हूं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो बच्चों तो कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप लोग प्रॉपर क्लासेस कर रहे हो तो कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा, अगर आपने शुरू से जुड़ करके मेरे साथ पढ़ाई की है। और अगर अभी आप जुड़े हैं तो लगातार अगर आप क्लासेस देखते हैं तब भी कोई कमी नहीं आने दूंगा, इस बात का आप विश्वास मानिए। लेकिन अब अगर आप जुड़े हैं तो लगातार क्लासेस में आप कंटिन्यू रहें। तो वैसे प्रश्नों को मैं जरूर आपको याद करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है। अगर आप शुरू से नहीं पढ़े तो बेसिक कमजोर है, तो मैं आपके बेसिक्स में बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में मैं जरूर मदद करूंगा कि क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनकी आपको तैयारी करनी चाहिए। बताओ, इतना काम हो गया? ठीक है, अब विभव मापी की सहायता से जो अनुप्रयोग हैं उसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है उसकी मैं चर्चा करूंगा। विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। ठीक है, पहला अनुप्रयोग, तो हेडिंग लिखेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग, जिसमें से पहला मैं आपको बताऊंगा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सीधे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात, विभव मापी बना लेंगे, सेल भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। विभव मापी देखो आप कितनी जल्दी बनेगा। जुम 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 डुम 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 डुम। ये बच्चों रिहोस्टेट लगा है, ये कुंजी है, ये विद्युत सेल के सिरों के, बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर है। ये तार है ए बी जिसकी लंबाई टोटल कैपिटल एल है। ठीक है, टोटल लंबाई कैपिटल एल है। इससे किसी सेल का अगर हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो ये हमने जोड़ा सेल, ये सेल का टिचक 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 आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, कैपिटल है। इसे बड़े से ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। किसको किसको पता है कि सेल का एक चिन्ह ये होता है। इससे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, फिर विसर्पी कुंजी को इस तार पे हम लोग स्पर्श कराते हैं। ठीक है, इस तार को स्पर्श कराते हैं। इसी बात को यहां पर लिखना भी है संरचना में। क्या लिखेंगे? विभव मापी की सहायता से, देखो इसी चित्र को मैं लिख दूंगा पूरी भाषा में। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का
विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, बल ज्ञात करने के लिए विभवमापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए सेल के धन सिरे को बिंदु ए से चित्रानुसार लिख दीजिए, ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार सेल के एक सिरे को, सेल के एक सिरे को तार के ए सिरे से, तार के ए सिरे से तथा दूसरे सिरे को, किसके, सेल के दूसरे सिरे को, सेल के दूसरे सिरे को एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर जोड़ करके, सिरे को एक गैल्वेनोमीटर, जिसे हम धारामापी हिंदी में बोलते हैं, याद रखना, एक गैल्वेनोमीटर जी को गैल्वेनोमीटर तथा विसर्पी कुंजी इसे बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर तथा विसर्पी कुंजी जोड़कर, विसर्पी कुंजी जोड़कर तार AB पर स्पर्श कराते हैं। क्या करते हैं? तार AB पर स्पर्श कराते हैं, जोड़कर तार AB पर स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। क्या किया जाता है बच्चों कि यहां पर एक विसर्पी कुंजी होती है जिसे हम जॉकी बोलते हैं, वो जॉकी को इस तार AB पर जगह जगह पर ऐसे ऐसे टच कराएंगे, यहां टिचुक टिचुक टिचुक, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको टच कराते हैं, तार पर जगह 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 पर क्या कराते हैं, टच कराते हैं। और जहां पर ही धारामापी में, यह है गैल्वेनोमीटर, जहां पर धारामापी में बिल्कुल कोई विक्षेप नहीं होता, शून्य विक्षेप होता है, शून्य विक्षेप रहता है, वहीं पर हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं, वही लंबाई ये हो जाती है स्मॉल l, ये वाली दूरी। मान लो यहीं पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, ठीक है, ठीक है, ये C बिंदु मान लो, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है C बिंदु पर, तो यहां पर लिख लेंगे तार के प्रारंभ में विभवमापी के लिए क्या, विभवमापी के सिरों के बीच का जो विभवांतर में V जो प्रारंभिक है VO लिख ले रहा हूं, ठीक है, प्रारंभिक, जब ये सेल नहीं लगा हुआ है, तो ये अनुक्रमानुपाती किसके, टोटल पूरी प्रारंभिक लंबाई L के, जो कि विभवमापी का सिद्धांत ही है। शून्य विक्षेप की स्थिति में बिंदु C पर चित्र, यहां पर लिख देंगे चित्र से, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई चित्र से बात नहीं हो रही, चित्र से बिंदु C पर शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में बच्चों अब क्या हुआ है, पहले सेल नहीं था, ये जो बाहरी सेल देख रहे हो आप, ये नहीं जुड़ा हुआ था, तो V0 अनुक्रमानुपाती सेल इस पूरी विभवमापी की लंबाई के था, हमको तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था, तो हम सेल का विद्युत वाहक बल लेकर के आए, इसको एक सिरा इधर जोड़े और दूसरे सिरे में गैल्वेनोमीटर जोड़ के विसर्पी कुंजी खिसकाने लगे। तो अब जो कार्य करेगा वो सेल का, यहां इसका विभवांतर नहीं इनके सिरों का, बल्कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं, तो वो कार्य करेगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल इतनी लंबाई के अनुक्रमानुपाती स्मॉल l, तो ये E अनुक्रमानुपाती स्मॉल l हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर क्या होगा, V0 अनुक्रमानुपाती L, E अनुक्रमानुपाती L, तो E
समीकरण 2 ये है, एक में है वी नॉट, इधर स्मॉल एल कैपिटल एल, यही तो लिखा हुआ है स्मॉल एल कैपिटल एल। भाई अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटेगा, जो भी नियतांक है वो कट भी जाएगा। यहां से देखेंगे ई बराबर ये वी नॉट उधर भेज दीजिए तो वी नॉट, ये कैपिटल एल नीचे कैपिटल एल इंटू का ये स्मॉल एल। इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं बच्चों कि विभव प्रवणता के बराबर होता है वी अपान में एल, या कह लो वी नॉट अपान में एल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो विभव मापी के लिए ही वी नॉट है, या वी डैश मान लो तो ये कैपिटल के विभव प्रवणता लिख सकते हैं, अर्थात ई बराबर के एल, ई बराबर के एल। ये प्यारे बच्चों क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल, ये ई क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल का मान है, सेल का विद्युत वाहक बल है। इस प्रकार से ये बच्चों प्रश्न अगर 5 अंक में आता है, क्या प्रश्न आएगा वो मैं बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं बच्चों। प्रश्न आएगा विभव मापी में कि विभव मापी क्या है या विभव मापी किसे कहते हैं, इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। तो ये बच्चों 5 अंक में प्रश्न आएगा। अगर आता है सिर्फ कि विभव मापी के कोई 2 उपयोग लिखिए तो सिर्फ 2 अंक में आएगा। ठीक है सर, आज केमिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ। हाँ बाबू, विवेक सर का तबीयत ठीक नहीं है तो वो स्टूडियो में नहीं है, जैसे ही तबीयत सर का ठीक होता है वो क्लास लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, लेकिन 2-3 दिन लग सकता है। ठीक है, आप लोग भी प्रार्थना करेंगे कि सर की तबीयत ज्यादा खराब ना रहे, जल्दी से ठीक हो जाए, है ना, क्योंकि आप लोग का ही नुकसान हो रहा है और सर भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि तबीयत जितनी ज़्यादा खराब रहेगी उतना ज़्यादा कोर्स भी लेट होता जाएगा, तो एक टेंशन वाली भी बात हो जाती है। सर हम सिर्फ क्रैश कोर्स लिए हैं, कोई बात नहीं बाबू, आप अगर इन प्रश्नों को जो बताया जा रहा है इनको याद करते हुए चल रहे हैं तो यकीन माने, मैं बड़ी बड़ी तो बातें नहीं कर सकता, लेकिन 70% से अधिक, 70% से अधिक आपके अंक आ जाएंगे। लेकिन अगर आप फुल कोर्स से जुड़े हुए थे, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और फिर क्रैश कोर्स किए हुए हैं, तो बच्चों आप उन्हीं अंकों में और बढ़ोतरी कर लीजिए। लगभग 80% से अधिक जिन्होंने मेहनत किया है, लगातार समय दिया है, 90% से अधिक अंक आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आप बीच में छोड़े, बैकलॉग लगा सर, तो सर क्या जाने, सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं हर एक चीज को सिखाने एवं पढ़ाने की। मैं कह सकता हूं 1-2% मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई हो, क्या मैंने हेडिंग छोड़ी हो, कोई टॉपिक छोड़ा हो, मैं बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी ले लूंगा। भाई नहीं पता, हो सकता है आपकी किताब में हो सकता है आपकी किताब में एक्स्ट्रा लिखा हो, तो मैं उसकी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता क्योंकि वो किताब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जितना मैंने बिहार बोर्ड का कंटेंट देखा और जो ज्यादा पूछा जाता है उसको मैंने फुल कोर्स में तो एकदम कवर कराया है, उसकी कोई बात नहीं है। क्रैश कोर्स की बात है तो जो उस इंपॉर्टेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पूरे फुल सिलेबस का 40%, 30% पार्ट ही यहां पढ़ाया जा रहा है, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस सर सब्जेक्टिव बुक वाला याद करें कि बुक में जो सब्जेक्टिव दिया गया है बच्चों, इससे लैंग्वेज मिलती होगी। ठीक है, अगर आपने क्रैश कोर्स की बुक ली होगी तो उसमें लघुत्तरी प्रश्नों में थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन दीर्घ उत्तरी प्रश्न कोई भी उठा लेना, विभव मापी भी उठा लेना, अगर विभव मापी वाला प्रश्न है होगा, विभव मापी का प्रश्न होगा तो देख लेना, विभव मापी में बच्चों ठीक यही लैंग्वेज मिलेगी, क्योंकि वो मेरी बुक का, मेरे पर्सनल लिखी हुई हस्तलिखित सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न लगभग मिलेंगे वो मेरे हस्तलिखित भाषा के हैं। ठीक है, जो बुक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराई गई है सब्जेक्टिव को। बताइए, विभव मापी सही तो है? क्लियर हो गया बाबू? हाँ देखो समय भी हो रहा है अभी हम लोगों को अब पढ़ना है बच्चों विभव मापी, सही सब कुछ लिखा है। अच्छा, विभव के अनुप्रयोग, यहाँ विभव मापी नहीं लिखे थे यहाँ पर। ओहो, तुम लोग ना ये छापू सुल्तानों की हरकतें बड़ी पसंद आती हैं हमें, सही बताएं, कसम से बता रहे हैं, ना बारीक देख लेते हो
कसम से बता रहे हैं, मतलब आप लोगों पे दिल आ जाता है कि सामने होते तो अब तक ये आपके पास होता, है ना, ये आपके पास होता। नहीं बच्चों ठीक है, अच्छी बात है। बताओ, भूल जाते हैं विभव मापी, आगे लिखते चले गए अनुप्रयोग, विभव ही लिख दिए, विभव के अनुप्रयोग, जबकि विभव मापी ही सही शब्द है। भाई विभव मापी पढ़ रहे हैं तो विभव मापी लिखना है। बातों में मतलब समझाने पे ज्यादा ध्यान आ जाता है तो लिखावट थोड़ी सी गड़बड़ा जाती ही, इसके लिए माफी। मापी नहीं लिखने की वजह से माफी चाहता हूं, सिर्फ आपका क्लास देखते। चले, अच्छा बच्चों ये हो गया। अब ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैंने कहा था कल मैं न्यूमेरिकल पे भी बात करूंगा। न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं, अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक ठाक न्यूमेरिकल है। इसको आप दो तरह से हल कर सकते हो। कौन सा तरीका बताएं? इस तरफ देख रहे हो 1 2 3, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। फिर जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये वाला इनके साथ समांतर क्रम में है, तो जोड़ लेंगे, आ जाएगा यहां पर एक ही लूप बन जाएगा। या तो बच्चों इस सवाल को हम 2 लूप मान करके भी हल कर सकते हैं, एक लूप ये, एक लूप ये, बंद लूप है ये, कई सारे प्रतिरोध लगे हैं। सेल तो खैर एक ही लगा है, लेकिन कई सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान परिकलित कीजिए। बच्चों ये हमसे प्रश्न में पूछ रहे, आप लोग प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, पहले ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब मैं इस पे छेड़खानी करना शुरू करूंगा। ठीक है, अलग से फिगर नहीं बनाऊंगा, इसी में छेड़खानी करना शुरू करूंगा। ठीक है, देखो ये 15 वोल्ट की बैटरी है। ये कह रहे हैं मतलब इस बैटरी से प्रतिरोध वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान परिकलित कीजिए। तो धन वाली प्लेट से धारा प्रवाहित होगी, मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसी धारा का मान बच्चों आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाए, कैसे? 6 ओम प्रतिरोध में कितना शक्ति है ये भी बताना। 6 ओम का प्रतिरोध कहां है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हल करें, कैसे हल किया जाए हमारे साथ साथ समझना, और क्योंकि ये किरचॉफ के विद्युत परिपथीय नियम से हल होगा। और उस नियम में बस 2 बातें याद रखना, आप अपने चलने की दिशा निर्धारित कर लीजिए। पहला काम, चलने की दिशा जब भी निर्धारित करेंगे, मान लो आपके चलने की दिशा इस ओर है, आपके चलने की दिशा इस ओर, जिस भी परिपथ में आप पहुंचे उसमें धारा इस ओर, आपके चलने की दिशा ये, आप जिस प्रतिरोध में चल रहे थे, जिस प्रतिरोध के ऊपर, उसमें भी धारा भी उसी दिशा में। अब फिर विभवांतर -IR लेंगे। अगर आपके चलने की तो दिशा उधर है, लेकिन धारा इस दिशा में है, आप जा रहे हैं इधर, प्रतिरोध में आप चल रहे हैं इधर, लेकिन प्रतिरोध में धारा आ रही इधर, तो बच्चों फिर प्लस का IR लेंगे। चलने की दिशा फिर मायने रखती है सिर्फ कहां? सेल में, वहां धारा की दिशा मायने नहीं रखती। सेल जब भी आप लेंगे तो सेल में माइनस से जा रहे हैं प्लस की ओर, माइनस से जा रहे हैं प्लस। आपके तो चलने की दिशा एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स, इधर ही चल रहे हैं, तो इसी दिशा में। तो भाई सेल में अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो जो लास्ट वाली प्लेट है वही लिया जाएगा, प्लस का ही लिया जाएगा। अगर आप बच्चों प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस है या माइनस, तो फिर माइनस वाली प्लेट का विद्युत वाहक बल E लिया जाएगा। इस बात को बस आप याद रखना, बाकी सारी बातें भूल जाना। हम लोग डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को? सर पब्लिक कब होगा बताइए? पब्लिक हो जाएगा जल्द ही, है ना, पब्लिक भी हो जाएगा। हम यहां पर 2 लूप मान लेते हैं। एक लूप बच्चों ये है, एक लूप ये है। एक लूप का है नाम देंगे सर, 2 लूप, इसको दूसरा लूप नाम दे दीजिए, दूसरा लूप है।
तो लूप 1 और लूप 2 में ऐसे गणना करेंगे। हम चलने का प्रारंभिक बिंदु बताओ कहां माने, यहां पर माने। चलने का मान लो यहां से शुरू करते, ऐसे चलेंगे। इसमें भी यहां से ही चलना शुरू करेंगे, ऐसे। सही है कि नहीं? जब भी चलेंगे इस कॉर्नर से चलेंगे क्लॉकवाइज, किसी भी परिपथ में आप चलना शुरू कर दीजिए। आइए तो हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को बनाना बाबू, लेकिन पहले यहां पर धारा को तो देखो, ये धारा आई गई, आई 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 आई, यहां इस बिंदु से, अगर इस बिंदु को मैं नाम दे दूं ए, इस ए बिंदु से धारा बट जाएगी। धारा दो अलग अलग दिशाओं में बट जाएगी, तो कभी आई को यहां पर i1 प्लस i2 में नहीं बांटना, बहुत बड़ी गलती कर दोगे, फिर मिस्टेक हो जाएगा। किसी भी दिशा में अगर i1 धारा भेज दो, मान लो इस दिशा में मैं i1 धारा को भेज दूं, तो बच्चों यहां पर बची धारा को क्या बोलेंगे? i माइनस i1। भैया समझ में आई बात बबुआ? अरे भैया अगर इस धारा का, आई धारा का भाग, आई धारा का एक भाग i1 में कह रहा हूं इधर जा रहा है, तो बचा कितना भाग? i में i1 घटा दिया तो वो शेष भाग इधर दौड़ेगा। वो शेष इधर भाग दौड़ते 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 कौन? i माइनस i1 भाग इधर दौड़ रहा है। ये दौड़ते 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 इधर दौड़ा कौन? i माइनस i1। i माइनस i1 धारा ही इधर भाग रही है। यहां पर ये i1 धारा आई, ये i1 धारा और ये i माइनस i1, यहां पर दोनों मिल गए, ये बी पॉइंट है, इधर गया, फिर i धारा यहां पर बन गई, क्योंकि i1 और i माइनस i1, देखो i1 धारा यहां पर दो धाराएं जुड़ रही ना, इधर से आई इधर से आई, तो जुड़ करके मतलब i1 भी जुड़ी, i1 में कौन जुड़ेगा? i माइनस i1 जुड़ेगा। i1 से i1 कटा, क्या बचा? केवल i बचा। अर्थात बच्चों यहां पर केवल धारा अब बचेगी, इस जंक्शन से जब धारा निकलेगी बाहर तो केवल क्या बचेगी? i। अब ये i धारा जिस सेल से हमने ली थी उसी सेल को वापस कर दिए, इसी सेल से तो धारा प्रवाहित हुई थी। तो ये काम आपको जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, लूप वाले प्रश्न आएंगे, तो किरचॉफ के नियम को लगाने की सबसे पहली क्रियाएं आपको यही करनी है, दोनों तीनों। कुछ बच्चे इस प्रश्न से भाग जाएंगे, कोई बात नहीं, अपना ऑप्शनल दूसरा देख लेना। 20 सब्जेक्टिव रहेंगे, 10 बनाना है। 6 सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरी वाले रहेंगे, 3 बनाना है। लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे गुरुजी? इस बात को समझाने के लिए मैं इतनी मेहनत करके आपको यह प्रश्न सिखा रहा हूं, ठीक है? चलें आगे बढ़ें, इस बात को सिखा दें। लूप 2 में सबसे पहले लूप 2 में, अब थोड़ा सा स्पीड से हल करेंगे, ध्यान देना। लूप 2 में किरचॉफ के नियम से, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने की दिशा कैसी है बता दो एग्जामिनर को कि हमारे घूमने की दिशा क्लॉकवाइज। ओहो, क्लॉकवाइज, ठीक है, घूमने की दिशा क्लॉकवाइज। चलो घूमते हैं और एक एक करके सभी सिरों का विभवांतर निकालते हैं। यहां से चले, ये प्रतिरोध IR, तो I तो धारा तो यही है, I माइनस I1, प्रतिरोध कितना है? R 7, तो 7 I माइनस I1 लिखेंगे। इसी दिशा में है, हम भी इसी दिशा में ही तो चल रहे हैं, देखो ना ये इसी दिशा में हम चल रहे हैं, बताया ना हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं लूप के भीतर, ठीक है। और यहां से चलना शुरू किए, लौट करके यहीं पर आना भी है। सभी प्रतिरोधों के विभवांतर को टोकरी में डालते जाओ। इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर टोकरी में डाला तो 7 I माइनस I1, लेकिन हम धारा की दिशा में ही है, धारा भी इसी दिशा में, हम भी चलने की दिशा, तो माइनस कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ लिखा है धारा की दिशा में अगर हमारे चलने की दिशा हो तो माइनस का IR, माइनस का 7 I माइनस I1। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें गए, चले 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 चले, ये मिला प्रतिरोध, इसमें 1 है और धारा कितनी? I माइनस I1, तो IR मतलब I माइनस I1, R कितना है? 1 गुणा में लिख लो, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, हम भी भाई इसी दिशा में ही चल रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में, तो माइनस का होगा, माइनस लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े 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 बढ़े, ये मिला, ये 10 ओम का प्रतिरोध है, धारा I माइनस I1, I माइनस I1 धारा 10 ओम का प्रतिरोध, लेकिन किस दिशा में? हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, देखो
इसी दिशा में चल रहे, धारा भी इसी दिशा में, तो माइनस का, अर्थात -10i-i1। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कोई प्रतिरोध है इस लूप में। चलो ऐसे घूमे, अब ये देखो ये मिल गया 6 ओम का, इसमें हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रही इधर, तो प्लस का होगा 6, और प्रतिरोध कितना, धारा कितनी i1, ये होगा प्लस का 6i1। देखो पहुंच गए अपने स्थान पर। अब सभी प्रतिरोधों से, अगर सेल लगे होते तो सेल का भी विद्युत वाहक बल ले लेते, लेकिन सेल लगे नहीं, अपने स्थान पर पहुंच गए, सभी का योग क्या होगा, बराबर 0। यही तो कहते हैं किरचॉफ सर कि भैया सिग्मा v इक्वल टू 0 होगा। यही तो किरचॉफ सर कहते हैं, सभी सिरों का विभवांतर जो v इक्वल टू आई आर है वो 0। यहां पर ये कह सकते हो कि सिग्मा v बराबर सिग्मा आई आर, यहां पर लिखें, पर लिख रहा हूं सिग्मा v बराबर सिग्मा आई आर बराबर का 0। यही प्रूफ, यही तो किया जा रहा है यहाँ पे भी वही। चलो अच्छा देखो, i माइनस i1, i माइनस i1, i माइनस i1, -7 -1 -10, तो माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 i माइनस i1 प्लस 6i1 बराबर का 0। 18 गुणा करा दीजिए तो माइनस का 18i माइनस माइनस प्लस का 18i1 प्लस 6i1 बराबर 0। 18 6 24 हो जाएगा, तो माइनस का 18i प्लस 24i1 बराबर 0। ये बात समझ में आई। 18 का गुणा हुआ है भैया -7 -1 8 -10 -18। इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 1। आइए अब लूप 2 में चलते हैं। लूप 2 तो हो गया, लूप 1 में, लूप 1 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, लूप 1 में किरचॉफ के नियम से क्या होगा, घूमने की दिशा क्लॉकवाइज ही है ये वाली। चलो घूमते इधर से इधर, तो धारा आई धारा की दिशा में, तो माइनस का 2i। थोड़ा सा स्पीड करेंगे, अब तो समझ गए, 2i। फिर आगे ये मिला प्रतिरोध, इसमें हम आ रहे हैं इधर, धारा भी इधर, देखो ना i1 धारा इधर ही है, हमारे चलने की भी दिशा इधर है, तो माइनस का लिया जाएगा, माइनस का 6i1 होगा। प्रतिरोध क्या है, माइनस का 6i1। आगे बढ़े, ये प्रतिरोध मिला, इसमें भी हम चल रहे हैं इधर, धारा भी इधर, भाई हम चल रहे हैं तो इधर क्लॉकवाइज ही तो चल रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में, देखो आई प्रवाहित हो रही प्रतिरोध में, 8 प्रतिरोध है, धारा आई है तो 8i होगा, माइनस का 8i। आगे देखते हैं, ये माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस का विभवांतर कितना है, 15, प्लस का 15 बराबर। अब चलो इसे थोड़ा हल कर लो, माइनस का 8 -2 माइनस का 10i हो जाएगा, ये माइनस का 6i1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस के 15 लिखे उस पक्ष में भेज दो, माइनस के 15 हो जाएंगे। क्यों सर उधर भेज दिए, क्योंकि इसके साथ i और i1 कुछ भी नहीं है, अंक है, उधर भेज दिए। अच्छा देखो माइनस माइनस सभी जगह कॉमन ले सकते हैं, वो माइनस उड़ जाएगा, कुल मिला के यहाँ बचेगा 10i प्लस का 6i1, सब प्लस में हो जाएंगे, बराबर प्लस का 15, प्लस लगाना नहीं, हो गया। यहां पर देखो जरा, कुछ वैसा बन सकता है क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, ये i1 24 है, ये i1 24 है, ये i1 6 है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करने का कि इसमें जरा ध्यान से देखो क्या कॉमन हो सकता है। 6 कॉमन हो सकता है, 6 चौके 24, 7 18। वैसा ना करो, वैसा ना करो, सीधे इसको 6i1 लिखा हुआ है ना, ये समीकरण पहले तो 2 मानो भाई, पहले तो इसको समीकरण 2 मानो। अब समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा हल करने के लिए काम क्या करना है कि समीकरण 2 को 6 चौके 24 24 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा कर देते हैं। आइए इस बात को लिख देते हैं भाई, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर तथा समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर। आइए इस बात को लिखना जरूरी है, पूरी बात लिख दी मैंने। समीकरण 2 को 4 से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए तो ये 10 चौके 40 होगा ना, सही है ना,
-8 -2 10, 40 होगा, माइनस का 40i। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 से गुणा होगा तो प्लस का 24i1 बराबर, ये 15 चौको 60 होगा, 15 चौको 60 बराबर में। अब 2 को, समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 1 क्या है, -18i, तो -18i, फिर प्लस ये 24i1 है, 24i1 बराबर, ये तो 0 है, 0 ही लिखा रहेगा। चलो इसे हल करो, क्या हल करेंगे, घटाने पर करेंगे, घटाने पर, घटाने पर। बच्चों ये क्या होगा, घटाने पर जरा ध्यान देना, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 40 में 18 जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 22, सही है, हाँ माइनस का 22। फिर से देख लेता हूं जरा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 7 1 8 1 8 10 18 सही है, ये 2i 6i1 8 2, ये आई, हाँ 8 -8 2, ये भी इधर हमारे चलने की दिशा, ओ हमारे चलने की दिशा इधर है, ठीक है, ये इधर चल रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं, धारा भी इधर चल रही है, ठीक है, हम इधर चल रहे हैं तो प्लस का 15, सही तो है, सब कुछ सही है, -8 2 10 आई और ये 6 आई, सही है, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, एक माइनस के 40 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के 40 में 18 जाएंगे, कितना बचेगा बताइए, ए भैया कितना आएगा, 40 में 18 गए 22 है ना, 22 ही तो आएगा, माइनस का 22 बराबर, ये कितना आएगा, माइनस का 60, माइनस का 22 आई बराबर माइनस का 60, माइनस से माइनस कटा, 2 11 दूना 22 30, आई बराबर 30/11 आ जाएगा, हाँ चलो ऐसा तो हल होगा, देख लेते हैं, कहीं हमको लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, 15 चौको 60, 4 से गुणा कर रहे हैं, 6 चौके 24, 15 चौको 60, 10 चौके 40, सही तो है सब कुछ बाबू, सब कुछ तो सही है, मुझे तो कहीं मिस्टेक नहीं लग रहा है, आप लोग भी जरा देखिए, क्योंकि ये आंसर मुझे दिक्कत दे रहा है, जो आंसर दिख रहा है वो आंसर मुझे दिक्कत दे रहा है कि वास्तव में यही आंसर आएगा कि नहीं, इस बात से मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये आंसर ऐसा ही आएगा, ठीक है, I1 को हम काट दिए हैं, ओ हो, ये प्रतिरोध लेना हम भूल ही गए, अच्छा वही तो मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कहाँ सेल में ध्यान ही नहीं दिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैं एक तो इस तरफ से पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ये मुझे छिपता है, ध्यान नहीं दिए, यहाँ बच्चों आंतरिक प्रतिरोध 0.5 भी है, जब इस लूप में हम घूमे तो 0.5 को नहीं ध्यान दिए, आपसे भी मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में, लेकिन इस तरह के जब दिक्कतें कब नहीं होंगी, जब आप प्रैक्टिस किए होंगे, बिल्कुल बता रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे बच्चों तो ये गलतियां आपसे नहीं होंगी। ये 0.5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, 0.5 ओम का ये आंतरिक प्रतिरोध है, याद रखना, इसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम सीधे बैटरी का वोल्टेज लेके घूमते रहे, इसलिए बच्चों मुझे अपना, ठीक है, खामखा नोट्स को खोज करके देखना पड़ा, खोजना पड़ा कि मेरा ये सवाल कहाँ पर है और क्या मिस्टेक हो सकता है, भाई ये चीज हो गई, ठीक है, दिक्कत है, या तो फिर चेकआउट करते तो मिल जाता, पकड़ में बात आ जाती कि 0.5 हमको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, खैर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ बच्चों, जब किरचॉफ के एक लूप इसमें हम घूम रहे हैं तो ये वाला प्रतिरोध का -2i, इस वाले प्रतिरोध का -6i1, ठीक है, इस
8 ओम के प्रतिरोध का माइनस का 8 आई। फिर ये जो प्लस के 15 आपको डायरेक्ट वोल्टेज वाला दिख गया, इसमें आपको थोड़ा सा काम ये करना है। 8 आई के बाद इधर चल रहे हैं, तो प्रतिरोध R में हम जा रहे हैं इधर, धारा की दिशा भी इधर ही है, तो माइनस का 0.5 आई, माइनस का 0.5। धारा देखो कौन सी है, आई ही तो धारा है इसमें प्रवाहित भाई, आई धारा ये देखो यहां से जाएगी, आई धारा 0.5 आई। अब विभवांतर कितना है, प्लस वाला 15, प्लस का 15 प्लस का 15 बराबर 0। अब सही है, अब सही है। अब ध्यान से देख लो, बस इसको ऐड करने में थोड़ा सा मान आ जाएगा, 8 2 10 और ये 0.5 अर्थात 10.5 आई, ये हो जाएगा 10.5 आई, माइनस 6 आई बन रहेगा, ये 10.5 आई भाई, माइनस सबसे कॉमन लियो कट गया, तो ये आ गया। समीकरण 2 में अब 10.5 में 4 से गुणा करेंगे, 10.5 में 4 से गुणा करेंगे, तो ये बच्चों 40 ना आकर के 5 चौको 20, मतलब 2 और जुड़ जाएगा अर्थात 42 आ जाएगा। तो यहां जो आप लोग देख रहे हो, यहां पर आप लोग जो देख रहे हो, और माइनस हम क्यों लगा रहे हैं भाई, माइनस का है लिए लगा रहे हैं, इसमें हम यहाँ प्लस की वैल्यू है तो माइनस का है लिए लगा रहे हैं, 42 रहेगा। अब बच्चों ध्यान देंगे, ये माइनस माइनस जब ये घटाने वाला काम किए, हटाने पर तो ये माइनस हो गया प्लस का, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस किए तो ये प्लस बन जाएगा, कौन, ये वाला प्लस बन जाएगा। तो भैया 42 और 18 जुड़ के क्या बन गए, 60। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आगे अलग से कर देता हूँ, ये 60 आई बराबर, ये घटाने पर, ये तो माइनस का 0, 60 में 0 घटेगा तो 60 ही आएगा, 60 से 60 कैंसिल आउट, आई बराबर 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा, आई बराबर 1 एम्पियर बाबू आंसर आ जाएगा। देख लेना, चेक कर लेना, ऐसी बात नहीं है कि सर गलती हो गई आपसे। अब आई की वैल्यू कहीं पर भी रख दो, जैसे यहां पर ही रख दें, ठीक है, माइनस का 18 आई प्लस का 24 आई1 बराबर 0। आई का मान रख दीजिए, आई बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा, माइनस का 18 इंटू 1 प्लस का 24 आई1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा, माइनस का 18 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 24 आई1 बराबर प्लस का 18, आई1 बराबर 18 बटे 24, इसको भाग दीजिए, 36 18 6 चौके 24, 3/4, 3/4 को भाग दीजिए तो 0.4 7 28 और 5 4 5 20, तो आई1 की वैल्यू आ जाएगी, आई1 बराबर आ जाएगा 0.75 एम्पियर। तो बच्चों ये आई1 की वैल्यू है, ये आई1 की वैल्यू है, और ये आई की वैल्यू है। हमसे इतना पूछा था, आई की वैल्यू बताइए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है 6 ओम प्रतिरोध में, देखो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, 6 ओम प्रतिरोध। तो 6 ओम प्रतिरोध में शक्ति 6 कितना है, 6 ओम प्रतिरोध में शक्ति 6 कितना है, शक्ति के लिए 6 ओम में धारा कितनी, आई1 की वैल्यू आपको पता है 3/4, और इसमें शक्ति 6 पूछ रहे हैं तो आई1 स्क्वायर आर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए आई1 प्रतिरोध में शक्ति 6, और ये आई1 प्रतिरोध कर रहे हैं, 6 ओम प्रतिरोध में शक्ति 6, प्रतिरोध में शक्ति 6, शक्ति 6 ओम प्रतिरोध में शक्ति 6 कितना होगा, तो इसके लिए बच्चा पार्टी शक्ति 6 P बराबर आई1 स्क्वायर इंटू आर, आई1 स्क्वायर इंटू आर, आई1 मतलब 3/4 का होल स्क्वायर इंटू आर मतलब 6, 3/4 9/16 गुणे 6, तो 2 3 से कटेगा नहीं, 2 ही से कटेगा, 2 8 16 2 3 6 9 27, 27/8। बच्चों P बराबर आएगा 27/8 वाट, यही हो जाएगा शक्ति 6, ठीक है, हो गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चालीस आई नहीं होगा बाबू, 40 आई नहीं होगा। यहां पर जो आप लोग कह रहे हैं
40 आई होगा। ओहो, यहाँ पर जो आप लोग कह रहे हैं ये 42 नहीं होगा तो भाई 40 होगा। 10.5 जब आएगा, इसको जब आप 4 से गुणा कराओगे तो करा के देख लो, 10.5 को 4 से गुणा करा के देख लो। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 शून्य शून्य ये 2 और 4 एकम 4, एक अंक बाद दशमलव तो 42.0, जो कि लिखा नहीं जाता 0.0, तो 42 आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, और न्यूमेरिकल क्लास में जरूर जुड़ना। कोशिश होगी, इसी क्लास में लेट हो गया, फिर से तुरंत जस्ट उसकी क्लास की तैयारी करनी। 6:30 बजे से क्लास है। खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। लव यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि क्रैश कोर्स की क्लासेस प्रॉपरली आपकी फिजिक्स की चल रही हैं। अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की, तो बच्चों इसमें हम लोग पढ़ रहे थे विभव मापी के बारे में आपको बताना था। मैंने किरचॉफ के नियम बताए, विद्युत सेल बताया, इससे संबंधित अनुगमन वेग बताया, वैद्युत प्रतिरोध बताए, मतलब बहुत सारी बातों के बारे में आपको बताया जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने सभी टॉपिक पढ़े हैं तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। अगर आप एक दिन क्लास करते हैं फिर दूसरे दिन मिस कर देते हैं, एक दिन नहीं समझ में आया तो आप छोड़ देते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं बच्चों तो ये आपके लिए नुकसान वाला बात है। इसलिए बच्चों मैं चाहता हूं, जब आपने फुल कोर्स नहीं पढ़ा है, केवल क्रैश कोर्स पे डिपेंडेंट है, तो कुछ बातें आपको समझ में कम आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये 12th का सिलेबस है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप छोटी क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हो। 12th में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डेरिवेशन होते हैं। अगर फिजिक्स की बात करें तो आपको बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ नहीं समझ में आती हैं तो आप उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर लिख नहीं रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वास्तव में बच्चों, हर एक के पास नींद आती है, हर किसी को खेलना होता है, हर किसी को घूमना पसंद है। किसी को भी इस उम्र में पढ़ने का शौक नहीं होता है, जिस उम्र में आप हो किसी को भी नहीं होता है। 1-2% बच्चों को होता है। लेकिन बच्चों, कई ऐसे बच्चे, लगभग 8 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन उन 10% अंकों में, 10% बच्चों में आप कैसे शामिल होगे? वही कि आप अंतिम दिनों में बिल्कुल पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करें तब। बच्चों, अंतिम दिनों में आप इधर उधर भटके नहीं, सिर्फ जो बताया जा रहा है कंटेंट, उसे पढ़ते जाएं, उसे लिखते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का। जय श्री राम, राधे राधे। आज प्यारे बच्चों मैं क्लास लेने वाला हूं YouTube पर आपके न्यूमेरिकल की क्लास, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वर्ष क्योंकि जैसा कि सेंटअप एग्जाम हुआ है बच्चों,